हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोगों ने जो सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी की थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी से है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल था मैप यानी मानचित्र, उससे थ्योरी और प्रीवियस ईयर में जिस भी तरह के क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब डिस्कस कर लिया है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें आपका शामिल किया गया है 7 के 7 महाद्वीप अर्थात 7 कॉन्टिनेंट्स को, और इसके अलावा इसमें महासागरों यानी जो आपके ओशियंस हैं उनको भी शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया है, बस क्लास 6 के बच्चे के अकॉर्डिंग मोटा मोटा सा कि ये है क्या, एटलीस्ट ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और क्या है इनके नाम और इनकी मोटी मोटी सी विशेषता, ये डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल अर्थात डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो क्या है, सबसे पहले बताया गया है कि जो पृथ्वी है यहाँ पे जीवन क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के वो मिलते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर जीवन संभव हुआ है, क्योंकि और भी हमारे 7 ग्रह हैं लेकिन उन पर जीवन संभव अभी तक हमें पता नहीं चला है कि यहाँ पर जीवन संभव है। हालांकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारी जानकारी में है जहाँ पर जीवन संभव है। और ऐसा क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मिले हैं इन्वायरमेंट के, और ये आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका लिथोस्फीयर या स्थलमंडल अर्थात भूमंडल। इसको हम कहते हैं भूमंडल, और ये पृथ्वी का ठोस भाग है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए पृथ्वी इस तरह से, ये गोल है, गोल नहीं बिल्कुल जियोड़ है, और ये है पृथ्वी। तो ये जो ऊपरी भाग होता है ये ऊपरी फुरपट्टी से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक माना जाता है, या फिर कुछ बुक्स में थोड़ा अलग डेटा दिया हुआ है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा नहीं दिया गया है। तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है आपका वायुमंडल यानी आपका एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो परत पाई जाती है और जो पृथ्वी को घेरे हुए है, यही जो है वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में भी अलग अलग लेयर्स, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हम अपकमिंग चैप्टर्स में क्लास 7 की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक एक चैप्टर का नाम ही इनके नाम पर है और डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानना है। अब थर्ड इसमें आता है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर उपस्थित जलीय भाग यानी कि ऐसे पृथ्वी के भाग जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जल पाया जाता है या अप्राकृतिक रूप से भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों का ही वर्णन है। और इसमें जल की सभी अवस्थाएं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल होती हैं। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और जलवाष्प। यहाँ पर जलवाष्प पर फोकस कीजिएगा कि जलवाष्प भी इसमें शामिल होता है। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि जो आपके ताल वगैरह हम बनाते हैं, पोखर वगैरह, तो वो शामिल है नहीं, वो हमारे प्राकृतिक जलमंडल में शामिल नहीं है, क्योंकि वो मानव निर्मित हो जाते हैं। और जहाँ पर ये तीनों घटक मिलते हैं, देखिए पहला भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी उत्पन्न होती है, वो एक क्षेत्र बन जाता है जिसको हम कहते हैं जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, और यहीं पर जीवन संभव होता है। तो अब हम बायोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। बायोस्फीयर के बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम भूमंडल के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो भूमंडल क्या है, अभी तक जितना डिस्कस किया उससे आपको पता चला कि भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है। तो यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा पतली परतों से बना है, और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, तो ये मान लीजिए ये आपका स्थलमंडल है, ऊपरी भाग ये वाला। तो इस ऊपरी भाग पर जो है आपको पृथ्वी की सतह यानी महाद्वीप भी पाए जाते हैं और महासागर भी पाए जाते हैं, और ये जो है एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं क्योंकि ये भाग ऊपरी हो जाता है और ये निचला हो जाता है, और यहाँ पर जल पाया जाता है। तो यहाँ पर जीवाश्म भी पाए जाते हैं, और इसमें जो पृथ्वी की सतह होती है वो 2 मुख्य भागों महाद्वीपों कॉन्टिनेंट्स और महासागरीय बेसिन यानी ओशियंस में बटी रहती है। तो महाद्वीप क्या है, महाद्वीप बड़े स्थलीय भूभाग हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और महासागर जो है ये पानी से घिरे हुए हैं, इनमें बहुत मात्रा में पानी है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, इसी समुद्री तल से स्थल की ऊंचाई मापी जाती है।
देखिए यहाँ पे, हालांकि समुद्र की गहराई हर जगह पर समान नहीं है, लेकिन समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी इसको एक जगह से समान माना गया है और इसी से स्थल की ऊंचाई मापी जाती है। कई बार आप पढ़ते हैं कि स्थल से इतनी ऊंचाई पर, स्थल से इतनी ऊंचाई पर, तो ये वही है। समुद्री तल क्या है? समुद्री तल वह शून्य बिंदु है जहां से नीचे की ओर समुद्र की गहराई और जहां से ऊपर की ओर स्थल की ऊंचाई मापी जाती है। और इसी वजह से हमें विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी पता चलता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है और इसको आप कहते हैं एवरेस्ट। और ये कहाँ है? ये हिमालय की चोटियों में है। तो यहीं पर दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट और विश्व का सबसे गहरा भाग यानी गहरी खाई, जिसको आप कहते हैं मैरियाना गर्त या फिर मैरियाना ट्रेंच, और ये पाया जाता है आपका प्रशांत महासागर में। और इसकी जो गहराई है ये समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, ये मान लीजिए आपका समुद्र तल है 0 पे, यहाँ पे आपका समुद्र तल माना गया है। तो अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये समुद्र की गहराई में चलते चले जाएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो स्थल मंडल की ऊंचाई में, स्थल की ऊंचाई में चले जाएंगे। तो माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और हिमालय की पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। ये वर्तमान में नेपाल में स्थित है। जबकि अगर हम सबसे गहरी ट्रेंच की बात करें, ये है मैरियाना ट्रेंच और ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब हम भूमंडल के दोनों भागों के बारे में अलग अलग देखेंगे, जिनमें से पहला आपका है महासागर और महाद्वीप। तो पहले हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और ये महाद्वीपीय बेसिन के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए, महाद्वीपीय बेसिन में आपके शामिल होते हैं महासागर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप महासागरीय बेसिन कर लीजिएगा, क्योंकि जो महाद्वीप होते हैं ये महासागरीय बेसिन के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। और ये जो है अपने बड़े से छोटे के क्रम में यहाँ पर इनको सजाया गया है। तो सबसे पहला जो और सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी दिया गया है। हम लोग सभी को इसी वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके 2 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम एशिया और अफ्रीका के बारे में पढ़ लेंगे। पहले हम इनका क्रम जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, उससे छोटा अफ्रीका यानी 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4th नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पर अंटार्कटिका जहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं रहता है, 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब हम सबसे पहले एशिया के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, एशिया के बारे में बहुत ज़्यादा जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी मैं इससे अलग आपको कुछ फैक्ट्स जरूर बताऊंगी जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को जो है वो डीपली और थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाने लगा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला आपका कॉन्टिनेंट आता है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग घेरे हुए है और ये 30% एरिया पर स्थित है, जबकि इसमें पाई जाती है विश्व की 60% पॉपुलेशन। यानी यहाँ पर सभी जो धर्म है, विश्व में जितने भी धर्म पाए जाते हैं वो सारे धर्म आपको एशिया में देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है और ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इससे गुजरती है। पश्चिम में इसे यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मैप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, तो आप वर्ल्ड मैप जरूर देखें। तो एशिया जो है यहाँ पे यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। देखिए ये दोनों वैसे जुड़े हुए हैं, अगर हम स्थल प्रारूप की बात करें तो इन दोनों जुड़े हुए हैं और इनका जो जुड़ा हुआ भाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जो आपका रूस है वो यूरेशिया में स्थित है, क्योंकि रूस का एक भाग एशिया में है और एक यूरोप में है, और जहाँ पर इसका पूरा भाग यूरोप और एशिया में है वहीं पर इसको यूरेशिया कहा जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको एशिया से रिलेटेड याद रखने हैं वो याद रखने हैं इसकी चारों तरफ की सीमाओं से। तो जो चारों तरफ की सीमाएं हैं इसकी वो है, पूर्वी सीमा की बात करूं अगर मैं, तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आपकी आ जाती है अमेरिका के साथ और ये नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है बेरिंग जल संधि के द्वारा। अगर मैं इसकी पश्चिमी सीमा की बात करूं, देखिए फ्रेंड्स इसके पूर्व में कैसे, क्योंकि आप जब ग्लोब पर देखेंगे तो आपको जियोड दिखेगा, गोल दिखेगा। तो अगर मैं इसकी पूर्वी सीमा की बात करूं तो यहाँ से फिर अमेरिका शुरू हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका और भारत के बीच में, भारत ने चीन के बीच में या फिर आप एशिया के किसी भी भाग के बीच में कहेंगे तो यहाँ पे पड़ती है आपकी बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूँ तो पश्चिम में यहाँ केवल यूराल पर्वत ही नहीं बल्कि 2 और चीज़ें हैं, जैसे
कैस्पियन सागर और जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और काकेशस पर्वत। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे हालांकि दिया नहीं है लेकिन फिर भी अपकमिंग ईयर्स में जैसे सीटेट का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम में एशिया को अन्य महाद्वीपों से क्या क्या अलग करते हैं, या पश्चिम में एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है। तो ये यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ये तीन जो आपके प्रारूप हैं ये इसको अलग करते हैं। अगर मैं एशिया की अफ्रीका से बात करूं कि एशिया को अफ्रीका से क्या अलग करता है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर, और स्वेज नहर जो है नेचुरल नहीं है, इसको 1800 कुछ में बनाया गया था। और एक है यहीं पे लाल सागर, ये दोनों मिलके इसको अफ्रीका से अलग करते हैं। अगर मैं बात करूं एशिया की, तो एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, जिसको हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप, ये स्थित है और इस पर 7 देश बसे हुए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, वो भी आपको एशिया में देखने को मिल जाएगी। और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ये भी, और सबसे नवीनतम पर्वत जो अभी भी फोल्ड ही हो रहा है, फोल्डेड माउंटेन है, ये भी आपको एशिया में ही देखने को मिल जाएगा। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ये सभी एशिया में ही है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी होते हैं इसके, लेकिन उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक उतना भी डीप नहीं पूछा जाने लगा है। अब हम अपने सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका के बारे में देखेंगे, और अफ्रीका के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो फ्रेंड्स, अफ्रीका से जो है तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। जो 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हमारी कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश वर्ष भर जो है 3 रेखाओं के मध्य ही रहता है। पहली विषुवत रेखा, दूसरी कर्क रेखा और तीसरी मकर रेखा। तो ये तीनों ही रेखाएं हमारी अफ्रीका से गुजरती हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग मध्य से, ये उत्तरी भाग से और ये दक्षिणी भाग से गुजरती है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, तो ये है अफ्रीका। और अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और विश्व की सबसे लंबी। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है विश्व की सबसे बड़ी यानी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, और एक है विश्व की सबसे लंबी जिसकी लंबाई सबसे अधिक है, और ये है नील नदी। ये भी यहीं से बहती है और ये निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं सहारा, ये भी यहीं पर स्थित है, और ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल भी पाए जाते हैं जैसे कि नामीबा, और यहाँ पर ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है। ये जो नामीबिया है ये ठंडा मरुस्थल है, और यहाँ पे जो नील नदी है इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा बताना चाह रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल, और यहाँ पर बुशमैन जनजाति के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और यहाँ जो दक्षिणी भाग है इसमें पाई जाती है जोहान्सबर्ग सिटी, जहाँ पर अभी आपका एससीओ का सम्मेलन भी हुआ था, मोदी जी गए थे, और इसको कहा जाता है गोल्डन सिटी। और यहाँ पे एक और है सिटी जिसको हम कहते हैं किम्बर्ली, और ये डायमंड सिटी के नाम से फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एटलस पर्वत भी पाया जाता है, और यहाँ ही पर जो है लाल सागर और स्वेज नहर इसके पूर्वी भाग में स्थित है, और ये एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। इसके उत्तरी भाग में आपको मिल जाएगा सहारा मरुस्थल, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यहाँ पर विश्व का 21% क्षेत्र जो है वो किसको मिलता है, वो अफ्रीका को मिलता है, और विश्व की 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। जबकि आपने एशिया के बारे में देखा कि उसके पास विश्व का 30% एरिया है और जनसंख्या कितनी है 60%, यानी टोटली डबल। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया का लार्जेस्ट आता है, वो आता है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तरी अमेरिका यह दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जल संधि वाटर स्ट्रेट कहते हैं इसको हम। वाटर स्ट्रेट क्या होती है? जो 2 बड़े भूखंडों को आपस में जोड़ने वाला पानी का एक छोटा भाग जो है वो जल संधि कहलाता है। तो जल संधि क्या होती है? वाटर स्ट्रेट 2 ऐसे बड़े भूखंडों को जोड़ने वाला पानी का छोटा पतला भूभाग। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका जल संधि। और पनामा जल संधि किस किस को जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को ये आपस में जोड़ता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, एक पाक स्ट्रेट है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट।
अब यह पूरी तरह उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा महाद्वीप जो है पूरी तरह उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है। अटलांटिक, आर्कटिक और प्रशांत महासागर से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी उत्तरी अमेरिका है, जो कि आपके पश्चिम में प्रशांत महासागर से और पूर्व में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, और इसी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में एक यूकान घाटी पाई जाती है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं खुद से बता रही हूँ आपको। और ये यूकान घाटी जो है हजारों दुहारों की घाटी कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोई भी देश रुद्ध नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो, बल्कि यहाँ पे जितने भी देश उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं उन सभी में कोस्टल एरिया जरूर पाया जाता है, उन सभी में समुद्र तटीय सीमा जरूर पाई जाती है। और यहाँ पे एक पर्वत भी पाया जाता है जिसका नाम है सियारा निवादा पर्वत, और ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको याद रखना है। एक विश्व का सबसे बड़ा पार्क है यहाँ पे, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, और ये सबसे पहले भी डिसाइड हुआ था, ये भी हमारा यहीं पर पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के यूएसए में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और देश है मैक्सिको, जो चांदी उत्पादन के लिए प्रमुख है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप उत्तरी अमेरिका के बारे में जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतने ही फैक्ट जानने हैं और मेजर इन 3 पर ही फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही 3 गए हुए हैं। अभी तक के सीटेट के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही फॉर्म होते हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्टिनेंट आता है, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वो आता है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है पनामा जल संधि के द्वारा। और इसके पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर, जैसे उत्तरी अमेरिका के में स्थित है, सेम वैसे ही स्थित है। और यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला इस महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और जो ये एंडीज पर्वतमाला है, ये लगभग 10 देशों से गुजरती है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी, मैं आपको विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि आपकी अफ्रीका में पाई जाती है, जो लंबाई में सबसे अधिक है। लेकिन जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ये सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है, सबसे ज़्यादा पानी को लेकर चलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी। ये अमेजन नदी स्थित है। और यहाँ पर अमेजन के फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जिनको आप पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 आपको लैंड लॉक्ड कंट्री देखने को मिलेंगे, जबकि आपको उत्तरी अमेरिका में एक भी लैंड लॉक्ड कंट्री देखने को नहीं मिलता है। वो 2 लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से हैं, पराग्वे और बोलिविया। देखिए फ्रेंड्स, मैप बिना आप मैप के नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ ये फैक्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जिनको आप एज इट इज़ भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर अमेजन के जंगल भी पाए जाते हैं, जिनको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और यहाँ पर जो ये एंडीज पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, माउंट एकांकागुआ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम विश्व के 5वें बड़े महाद्वीप, देखिए फ्रेंड्स, ये विश्व का जो 5वां बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसी के मध्य दक्षिणी ध्रुव स्थित है। और ये पूरी तरह से निर्जन स्थान है। और ये विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मैंने कौन सा बताया था आपको, सहारा रेगिस्तान। और सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है आपका अंटार्कटिका। और ये कहाँ है, ये दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता है, यहाँ पे केवल शोध यानी रिसर्च सेंटर्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च के लिए जाते हैं। और यहाँ पे भारत की 3 मेजर जो रिसर्च सेंटर हैं वो पाए जाते हैं, मैत्री, भारती और गंगोत्री। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रख लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी इनसे क्वेश्चन बन चुका है कि भारत के कौन कौन से शोध संस्थान हैं। तो पहला है मैत्री, भारती और गंगोत्री। और इनमें से जो गंगोत्री है, इसको 1990 में बंद कर दिया था, यानी कि अभी जो वर्किंग कंडीशन में है आपके, वो मैत्री और भारती, ये 2 जो हैं आपके वर्किंग कंडीशन में है। इसके बाद जो आपका आता है हमारा, हम बात कर चुके हैं अंटार्कटिका के बारे में। और इसके बारे में अगर मैं इस
एक चीज़ और बताऊं आपको कि इसको खोजने वाले व्यक्ति, तो इसको खोजने का अगर पहला प्रयास बात करें तो ये कैप्टन कुक ने किया था, लेकिन अगर हम इसकी मुख्य भूमि पर जाने की बात करें तो इसकी मुख्य भूमि पर पहली बार पहुंचे थे वेलिंगसेशन नाम के एक व्यक्ति, वेलिंगसेशन। और अगर इसी तरह से मैं साउथ पोल तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति की बात करूं तो ये थे एडमंड सेन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इस पे पहुंचने का पहला प्रयास करने वाले ये थे कैप्टन कुक, और इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले, मान लीजिए ये पूरा आपका अंटार्कटिका है, किसी ने प्रयास किया तो वो है वेलिंगसेशन, और कोई यहाँ तक पहुंच गया, ये है आपके कौन, वेलिंगसेशन। और प्रयास करने वाले कौन थे, सॉरी फ्रेंड्स, ये थे कैप्टन कुक। लेकिन यहाँ पर आपका साउथ पोल स्थित है, तो साउथ पोल तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे आपके एडमंड सेन। और ये बर्फ से ढका हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करेंगे अपने छठे महाद्वीप की, जो कि छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये है एशिया के पूर्व में, एशिया के पश्चिम में स्थित, और ये है यूरोप। और यूरोप और एशिया का जो मिक्स भाग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूरेशिया। और ये जो महाद्वीप है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्कटिक वृत्त कौन सी रेखा है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका आर्कटिक वृत्त है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और अगर मैं अंटार्कटिक वृत्त की बात करूं तो अंटार्कटिक वृत्त जो है वो आपका है 66.5 डिग्री साउथ। 5 मेजर मैंने आपको अक्षांश बताए थे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये प्यासी भूमि की धरती भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये सबसे छोटा है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट खासियत है जो आपको याद रखनी है, इसके पूर्वी कोस्टल एरिया में यहाँ पर जो है कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल रीफ के बारे में आपको अपकमिंग चैप्टर्स में डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसके पूर्व में जो है वो कोरल रीफ पाए जाते हैं। और यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है, और इसका पूर्वी भाग, इसके पश्चिम भाग में मरुस्थल है, और इसका पूर्वी भाग ही जो है वो कृषि योग्य है। और यहाँ पर जो है वीट, बार्ले, पल्सेस, ये सब मेजरली जो है वो उगाए जाते हैं। और यहाँ पर एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध एक नदी है मुर्रे डार्लिंग नदी, वो भी यहीं पर उपस्थित है। शायद यहाँ पे मरीनो भेड़ करके पाई जाती है, एक मरीनो भेड़ है जो यहाँ की प्रसिद्ध है, और इसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, ये है उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद इसी चैप्टर में कुछ ग्रीक वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं, जैसे लिथोस। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर से ये। एटमोस, एटमोस का वर्ड जो अर्थ होता है वो होता है वास्ट। ह्यूडर, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहीं पर दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये चढ़े थे 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नार्गे शेरपा, और ये भारतीय थे। तो आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति माउंट जो एडमंड हिलेरी है न्यूजीलैंड के, और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा। इसके बाद अगर मैं विश्व की पहली महिला की बात करूं जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ये थी जापान की, और इनका नाम था जुंको ताबेई, और ये चढ़ी थी 16 मई 1975 को। अगर मैं किसी भारतीय महिला की बात करूं तो सभी को पता होगा बछेंद्री पाल थी ये, और ये 23 मई 1984 को चढ़ी थी। और ये क्वेश्चन जो है 2021 के सीटेट में दिया गया था, क्योंकि मैंने 2021 का सीटेट 110 प्लस मार्क्स के साथ खुद से क्लियर किया हुआ है इन्हीं नोट्स को पढ़कर, तो आप लोग मेरे ऊपर जो है भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्थल संधि और जल संधि, वाटर स्टेट और जो है आपका लैंड स्टेट, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो स्थल संधि क्या होती है, स्थल का वह छोटा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है,
और ये जैसे कि पनामा स्थल संधि, देखिए फ्रेंड्स पनामा जो है वो एक स्थल संधि है। इसके बाद जल संधि, जल संधि पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है जल संधि कहलाता है, तो ये कहलाता है पाक जल संधि। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है, शायद मैंने पीछे थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे कि स्थल का छोटा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है ये कहलाता है स्थल संधि। और अगर मैं जल संधि की बात करूँ तो जल संधि जो है जो पानी के दो बड़े भागों को जोड़ने वाली छोटी पानी की जो है जल राशि ये कहलाता है आपका जल संधि, तो ये याद रखना है। इनके एग्जाम्पल्स भी दोनों के एक एक दे दिए हैं। अब हम बात करेंगे जलमंडल की, तो यहाँ पर जलमंडल के बारे में भी दिया हुआ है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, और ज़्यादा जल पाए जाने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प। तो आपको पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की जलवाष्प जलमंडल में शामिल है या नहीं, तो ये बिल्कुल शामिल है, ये याद रखना है, क्योंकि आप इसको वायुमंडल में शामिल कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको इस फैक्ट को याद रखना है। अब पृथ्वी के कुल जल का 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है जो कि प्रयोग योग्य नहीं है, और 2.5% जल ही जो है वो अलवणीय है, और उसमें से भी लगभग 1% ही है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि हमने जलमंडल के बारे में स्टार्ट कर लिया है तो यहाँ पे 5 महासागरों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में आपको याद रखना है, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्म हुए हैं। तो महासागर जो है पहले इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरों का जल कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, और इसका कारण भी पृथ्वी का रोटेशन रिवॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो है इनका जल हमेशा गतिशील रहता है, और महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। अब क्योंकि ये गतिशील रहता है तो इसकी गतियाँ भी होंगी, तो 3 प्रमुख गतियाँ, इनसे क्वेश्चन बन चुका है। पहली है तरंग, दूसरी है ज्वार भाटा और तीसरी है महासागरीय धाराएं। ये महासागरीय धाराएं ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जो होती हैं वो यही होती हैं, और तरंगे और ज्वार भाटा के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो महासागरों के बारे में हमने पढ़ लिया कि 5 महासागर हैं। अब हम इनको क्रम में लगा लेते हैं, जैसे हमने महाद्वीपों को लगाया था बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे बड़ा जो आपका महासागर है वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत ओशियन। दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर। पहले 4 को ही मान्यता प्राप्त थी। जो दक्षिणी महासागर है इसको कुछ समय पहले ही मान्यता प्राप्त हुई है, और इसी के साथ यहाँ पर 5 महासागर बन गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत ओशियन और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के कुल 1/3 भाग पर, जैसे कि एशिया जो है वो भी 1/3 भाग रखता है, उसी तरह प्रशांत महासागर भी रखता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और इसी में जो है विश्व की सबसे गहरी गर्त या सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच जिसको हम बोलते हैं ये पाई जाती है। और इसकी मैंने गहराई भी आपको शायद बताई थी 11,022 कुछ इस तरह से, इतनी जो है इसकी गहराई मैंने आपको मीटर्स में बताई थी। अब इसका आकार कैसा है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आकार से। तो इसका आकार है वृत्ताकार, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ये 4 महाद्वीप जो हैं इसके चारों ओर स्थित हैं। कौन कौन से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, तभी ये आपको समझ आएंगी। अदरवाइज जब इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है, और इसका आकार आपको अच्छे से याद रख लेना है। अटलांटिक का इसका आकार है एस के आकार का, और इसके पश्चिमी किनारे पर इधर की साइड जो है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। तभी तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पश्चिमी किनारे पर महासागर के, लेकिन अगर मैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की बात करूं तो इनके पूर्वी किनारे पर ये स्थित हैं, जबकि इसके पश्चिमी किनारे पर ये दोनों कॉन्टिनेंट्स स्थित हैं। और इसके पूर्वी किनारे की बात करूं अगर मैं इधर, तो यहाँ पर जो है आपके यूरोप और अफ्रीका स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका
अटलांटिक है, इसके पूर्वी किनारे पर कौन से कॉन्टिनेंट है और पश्चिमी किनारे पर कॉन्टिनेंट कौन से हैं। और ये स्टेटमेंट, इससे तो इतने क्वेश्चन बने हैं बहुत ज़्यादा। इसकी तटरेखा दंतुरित है और इसी कारण यहाँ पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इसकी रेखाएं जो है इसके किनारे कटे फटे हैं, जिसके कारण पानी अंदर तक जाता है और जहाज़ों को आसानी से अंदर तक जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्ततम बंदरगाह है, यानी विश्व का सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो इसी महासागर से होके गुजरता है और इसी के किनारे पर बने महासागरों तक पहुंचता है। अब हमारा आ जाता है तीसरा बड़ा महासागर, जिसका नाम जो है भारत देश के नाम पर रखा गया है। और ये एकमात्र विश्व का ऐसा ओशियन है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पर रखा गया है। इसका आकार त्रिभुजाकार, अगर मैं प्रशांत के आकार की बात करूँ तो वृत्ताकार, अटलांटिक की बात करूँ तो एस, और हिंद महासागर की बात करूँ तो ये त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो यहाँ पर भी हमने 3 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी बात की। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूँ अटलांटिक की, तो अटलांटिक को मैंने बताया था पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और पूर्व में जो है यूरोप और आपके एशिया, यूरोप और अफ्रीका, सॉरी फ्रेंड्स अफ्रीका, ये 2 कॉन्टिनेंट्स स्थित हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिणी महासागर की। तो दक्षिणी महासागर जो है यह अंटार्कटिका, जो कि आपका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और निर्जन जो स्थान है वो है, क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और इसके चारों तरफ पाया जाता है ये। और कहाँ तक, ये 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ये कहाँ है 60 डिग्री अक्षांश? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में उत्तरी आएगा, लेकिन ये दक्षिणी में है, दक्षिण भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद आता है आपका जो है आर्कटिक महासागर, और ये कहाँ है? ये उत्तरी ध्रुव पर है। तो उत्तरी ध्रुववर्त में स्थित ये आर्कटिक महासागर है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, जैसे कि दक्षिणी महासागर आपका अंटार्कटिक महाद्वीप के जो है चारों ओर फैला हुआ है। और ये प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जल संधि द्वारा, क्योंकि 2 बड़े जो मेजर जल की राशियां हैं उनको जोड़ने वाली संधि होती है जल संधि, जो कि जल का एक छोटा भाग होता है। तो प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है और ये रूस तथा अलास्का को अलग करता है, यानी कि ये एशिया और अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये किस किस से घिरा हुआ है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से और यूरेशिया से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपकी चैप्टर की समरी समाप्त होती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े थोड़े से फैक्ट वायुमंडल के बारे में जान लेंगे। हालांकि आपको इनको अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये फैक्ट जो है लिए गए हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो गैसों की परत है वही हमारी वायुमंडल कहलाती है और इन परतों का नाम आपको पढ़ने हैं क्लास 7th में। और ये लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है माना जाता है। इससे हमें प्राणवायु मिलती है और ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बताता है, क्योंकि यूवी रे जो है वो रिफ्लेक्टिव होकर वापस चली जाती हैं वायुमंडल के कारण ही। और ये घटकों और तापमान के आधार पर 5 भागों में बटा हुआ है, यानी इसमें 5 परतें हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, जो कि प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन 21%, जो मनुष्यों के सांस लेने के लिए आवश्यक है। और अन्य गैसें जो है वो 1% पाई जाती है, जैसे CO2, ऑर्गन, ETC। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण गैस बनी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हीट बढ़ रही है और इसी की वजह से जो है पृथ्वी पर ऊष्मा का जो तापमान का जो है वो बढ़ रहा है, तापमान की मात्रा, और यही ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बन रही है। तो यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से जो हीट वेव्स निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं लॉन्ग हीट वेव्स, दीर्घ जो हैं, और इनको ये अवशोषित कर लेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान जो है वो सामान्य बना रहता है। और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जबकि देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ये है आपकी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पौधों के लिए भी इक्वली जो है हेल्पफुल रहती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको गैसों की मात्रा जो है वो कम फील होने लगती है। इसी कारण से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलनी कम हो जाती है। और आपने देखा होगा जो पर्वतारोही हैं वो अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता रहता है और जो वायु है
जो आपकी वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, और इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद रख लेना है। और जो आपकी गतिशील वायु है वही जो है पवन कहलाती है। इसी तरह से हमने गतिशील समुद्र के बारे में पढ़ा था कि समुद्र गतिशील है, और उसकी जो है 3 बातें की थी हमने, कौन कौन सी, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अब वायुमंडल की परतें भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो सबसे पहली परत आपकी आती है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं, इन डिटेल क्लास 7 में पढ़ेंगे, फिर से बता रही हूँ। अब आता है जीवमंडल, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, और यहाँ पर जीवन है जिसके 2 भाग हैं, जंतु जगत और पादप जगत। पादप जगत फ्लोरा और जंतु जगत फोना, इनको हम इस नाम से जानते हैं। अब भूमंडलीय तापन की बात कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है आपका CO2, और CO2 में हो रही वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को ही आप भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने के लिए जो हमारी CO2 की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसमें निरंतर जो वृद्धि हो रही है उसी को हम जानते हैं भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। और तीनों मंडलों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनका हम इतना अधिक यूज कर चुके हैं कि जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस चैप्टर की समरी थी, जिसको हमने कम्प्लीटली 2 पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो स्थल मंडल की विशेषताएं हमें बतानी है। पहली विशेषता, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए पृथ्वी का एक भाग है, तो यहाँ पर जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं और जो आपके ओशियंस हैं, ये दोनों ही आपके लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। और जो ये आपका ओशियन होता है, इस ओशियन की सतह पर जितनी भी आकृतियां पाई जाती हैं, ये भी स्थल मंडल में ही शामिल होती है। अब इसका स्टेटमेंट नंबर 2 है, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। तो बिल्कुल इसकी परपटी पर खनिज संपदा पाई जाती है। क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर सी, पहाड़, पठार, घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि पहाड़, पठार, घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूरी पृथ्वी का 97% जो जल है वो आपका ओशियंस में पाया जाता है। तो देखिए, चारों ही स्टेटमेंट NCERT से एज इट इज उठाए गए हैं। तो आपका NCERT पढ़ना मैंडेटरी है अगर आप CTET पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि महासागर का जल तालाब, झील के शांत जल के विपरीत गतिमान रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो महासागरीय जल है, इसमें गतिशीलता के लिए 3 प्रकार की गतियाँ जिम्मेदार होती हैं, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और तरंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। तो जल का प्रवाह या गति में तीनों गतियाँ मैंने आपको बता दी हैं। तो इनमें से तरंगे अर्थात वेव्स, ये भी इसकी गति है। ज्वार भाटा, टाइड एंड ईब, ये भी इसकी गति है। धाराएं, इनको हम महासागरीय धाराएं भी कहते हैं, इनको हम ओशियन करंट्स भी कहते हैं। तो ये भी हैं। तो ऑप्शन ए आपका जल चक्र जो है इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि अगर हम बिना NCERT पढ़े ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि जल चक्र भी इसका भाग होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुने। तो आपको अटलांटिक महासागर की विशेषताएं पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो अटलांटिक महासागर है आपका, वो जो है आपका S आकार की आकृति का है, और इसकी जो तटीय रेखा है वो दंतुरित है। और इसके अलावा यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, क्योंकि इसकी दंतुरित तट रेखा है। इसी कारण से इसके तटों पर जो है प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके स्टेटमेंट्स। तो पहला है, यह अंग्रेजी के अक्षर S के आकार का है। तो बिल्कुल सही है। जबकि आपका प्रशांत महासागर वृत्ताकार और आपका हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार है।
इसकी तटरेखा सरल रेखीय तथा निर्बाध है। मैंने आपको बताया कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है वो दंतुरित है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बी रॉन्ग हो जाती है। अब सी देख लेते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। तो अब इसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं और ये सभी जो है आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए और सी सही हैं। तो ए और सी वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, भूमि की सक्रिय पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों यानी 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स को या 2 बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक वाटर स्टेट और दूसरी मैंने आपको बताई थी स्थल संधि या भूसंधि। तो वाटर स्टेट की बात करें तो ये आपकी जोड़ती है 2 बड़ी जल राशियों को। अगर हम भूसंधि की स्थल संधि की बात करें तो ये 2 बड़े पृथ्वी के भूभागों को जोड़ती है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है 2 बड़े भूखंडों को जोड़ने वाली सक्रिय पट्टी, तो ये कहलाती है आपकी भूसंधि। और ये इसका एग्जाम्पल भी था पनामा स्थल संधि। तो पनामा जो स्टेट है वो 2 बड़े भागों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ती है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स और दी गई हैं, द्वीप। तो द्वीप ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इनके चारों ओर से जल से घिरे रहते हैं। पृथ्वी के ऐसे भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरे रहते हैं, इनको हम द्वीप कहते हैं। अगर मैं खाड़ी की बात करूँ तो हिंदी में इसको खाड़ी ही कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में 2 टर्म्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, गल्फ और बे। तो खाड़ी का क्या मतलब होता है, खाड़ी एक ऐसा भाग होता है जो समुद्र में स्थित होता है और चारों अपने 3 तरफ से ऐसे जो है पृथ्वी से या फिर इस तरह से 3 तरफ से आपके भूखंडों से या भूस्थल से जुड़ा रहता है। तो इसको हम कहते हैं आपका खाड़ी। और खाड़ी भी 2 प्रकार की होती है, गल्फ और बे। तो गल्फ जो होती है ये बारीक खाड़ी होती है, मतलब ये जो है संकरा भाग होता है जल का, जो कि 3 तरफ से स्थल से घिरा रहता है। जबकि जो बे है वो चौड़ा भाग होता है और इसको हम बाइट भी कह देते हैं कई बार, और ये जल जो स्थल से घिरा रहता है जल का भाग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो मैंने आपको 4 मंडल बताए थे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं वहीं पर फ्लोरा और फोना पौधे और पशु जगत उत्पन्न हो जाता है और यहीं पर उपस्थित होता है आपका जैव मंडल। तो जहाँ पर तीनों मिलेंगे और जहाँ पर पशु और पौधे भी उपस्थित होंगे, ये 5 चीज़ें जहाँ पर होंगी वहीं पर आपका जैव मंडल बन जाएगा। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ये आपका ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडलों को आप जैव मंडल नहीं कहते, बल्कि पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल जहाँ पर आपस में मिलते हैं और परस्पर क्रिया करके मानव जीवन उत्पन्न करते हैं, वहीं जो है आपका जैव मंडल फॉर्म होता है। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, ये भी नहीं। पौधे और पशु जगत, पौधे और पशु जगत जैव मंडल का एक भाग है, लेकिन जैव मंडल तभी बनता है जब आपका भूमि, जल और वायु भी वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेरिंग जल डमरू मंडल के विषय में, यानी बेरिंग जो वाटर स्टेट है इसके बारे में पूछा गया है। तो बेरिंग वाटर स्टेट आपका मैंने बताया था कि 2 महासागरों को जोड़ता है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। और अगर मैं बात करूँ ये अलग किसको करता है, क्योंकि अगर ये 2 बड़े पानी के भागों को जोड़ रहा होगा तो यहाँ पर उपस्थित 2 स्थल खंडों को अलग भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, ये बेरिंग जल डमरू मध्य है, तो ये रूस को अलास्का से अलग करता है। रूस किसका भाग है, एशिया का, और अलास्का जो है ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ये रूस को अलास्का से या रूस एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से अलग करता है और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो ये हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताया था एंडीज, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ भी मैंने बताई थी। जबकि रॉकी पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, हिमालय भारत के उत्तरी भाग में है जो कि नवीनतम फोल्डेड माउंटेन है, और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, और आल्प्स जो है यूरोप में पर्वत पाए जाते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं। तो मैंने आपको बताया था इसका रीजन भी, और इसका कौन सा आकार था, ये अंग्रेजी के एस के आकार का है, और इसकी तटरेखा जो है दंतुरित है, और दंतुरित होने के कारण ही यह व्यापार के लिए सबसे व्यस्तम जो आपका ओशियन है वो है, क्योंकि इस दंतुरित तटरेखा के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो हैं प्राकृतिक बंदरगाह विकसित हो गए हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है, ये कथन सही है, लेकिन ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है इसका सही रीजन नहीं है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, तो ये भी सही है, लेकिन ये भी इसका सही रीजन नहीं है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित है, तो ये बिल्कुल कथन इसका सही रीजन देता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9। तो यूराल पर्वत अलग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहीं कहीं पे 1 to 3 डाला है, कहीं कहीं पे ABC डाला है, तो इसका रीजन ये है कि ये प्रीवियस ईयर में जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उसी फॉर्मेट में एज इट इज इनको कॉपी किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूराल पर्वत अलग करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यूराल पर्वत, आपका कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत, ये 3 चीज़ें जो हैं यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाला कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। अगर मैं बात करूँ अफ्रीका और यूरोप को, तो अफ्रीका और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं वैसे तो, लेकिन इनके बीच में भूमध्य सागर पड़ता है। और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जो अलग करता है, ये क्या करता है, ये करता है आपका पनामा जल संधि। ये सॉरी फ्रेंड्स, पनामा जल संधि इनको जोड़ती है। और अफ्रीका और एशिया को क्या अलग करता है, तो अफ्रीका और एशिया के मध्य में जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है अरब प्रायद्वीप, और इसमें या फिर हिंद महासागर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका और एशिया जो है वो स्थलीय रूप से जुड़े हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन को शामिल किया है। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, आप थ्योरी में पढ़ ही चुके हैं, 2 पार्ट्स में बनानी पड़ी थी, और इसके क्वेश्चंस भी आप देख ही रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको ये रिलायबल लगता है मेरा इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स में बनाना इनको उतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि हैंड रिटन नोट्स से हम लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको हैंड रिटन नोट्स में ही आपको प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रिलेटेड है आपके अटलांटिक महाद्वीप पर स्थित शोध संस्थानों से। तो यहाँ पर भारत के 3 शोध संस्थान मैंने आपको बताए थे, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती। तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री के बारे में यहाँ पूछा गया है। मैत्री दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संस्थान निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपों में स्थित है। तो ये आपको मैंने बताया था, हमारा जो निर्जन महाद्वीप है अटलांटिक, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं रहता, जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, तो ये है हमारा अटलांटिक। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस परिमंडल में मानव सहित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो मैंने आपको भूतापन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वो भी बहुत अच्छे से बताया था कि पृथ्वी पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आवश्यक होती है, जब ये मात्रा उससे अधिक हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से हमारा जो जीवमंडल है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, तो इसको हम स्थल संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके ऑप्शंस अलग अलग थे दोनों बार। पिछली बार आपको दिया हुआ था भू संधि और अब दिया है स्थल संधि, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही दे के रखेगा, तो आप इंग्लिश पे भी एक बार फोकस कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो हमने 7 महाद्वीप पढ़े थे, जिनमें सबसे बड़ा आपका आया था एशिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आया था अफ्रीका, फिर हमारा आया था उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आया हमारा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आया अटलांटिक, उसके बाद आया आपका यूरोप, और उसके बाद आया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम प्यासी धरती का देश भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है अफ्रीका के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा
जो आपका कथन है वो अफ्रीका के बारे में सही है। तो गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित नहीं है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत किसके पश्चिम में है? यूराल पर्वत एशिया के पश्चिम में और यूरोप के पूर्व में है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये स्टेटमेंट अफ्रीका के विषय में सही नहीं है। अब क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। जो आपकी विषुवत व्रत है या विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और इससे कर्क और मकर तीनों जो ये हमारी मेजर लैटिट्यूड हैं, अक्षांश है, ये इसमें से गुजरते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अफ्रीका जो है दोनों ही आपके हेमिस्फीयर में लगभग इक्वली जो है स्थित है, क्योंकि इसके मध्य भाग से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखा के नॉर्थ में आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके साउथ में साउथ हेमिस्फीयर होता है। साउथ हेमिस्फीयर में जो पूर्ण रूप से स्थित है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं इसी तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करूं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका उत्तरी अमेरिका है, और 3 बड़े कॉन्टिनेंट जो हैं हमारे उत्तरी हेमिस्फीयर में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और तीसरा है एशिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, और हो सके तो इसको कम्प्लीटली एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर दोनों के साथ कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो जाएगी। आपके पास टाइम है, आप चाहें तो थ्योरी के नोट्स भी बना सकते हैं ताकि बाद में उनको रिवाइज कर सकें। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट चैप्टर्स का रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी को मैंने पार्ट्स में पढ़ाया है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियोज़ को मर्ज करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी, और उससे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो सभी भी आप एक साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, और इसको स्पीड में बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपकी सीटेट पेपर 2 का जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो कंप्लीट करवा सकूँ। और विदाउट एनी कॉस्ट आप अपना सीटेट जो है किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन किए बिना अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, इतना मैं आपको ट्रस्ट दिला सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी सोर्सेज पे बना दूंगी कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।